नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यह है, सरकार शुगर एक्सपोर्ट रोकने पर विचार कर रही है। घरेलू कीमतों पर काबू करने के लिए ऐसा फैसला हो सकता है। 2021-22 सीजन के लिए एक्सपोर्ट रोकने पर विचार हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विटलानी साहब हैं, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सरकार कैपिंग की तैयारी कर रही है, क्या अपडेट है और इसका मार्केट पर क्या असर होगा? ऐसा ये गवर्नमेंट बाकी सब कमोडिटी से हाथ जले हुए हैं, तो इसके ऊपर वॉच रखना जरूरी है, कोई ना नहीं है। पर ऐसा है कि जो हमारे शुरुआत में 305-310 लाख टन की जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोडक्शन थी, वो भी ऐसा दिख रहा है कि 340 लाख टन तो बनेगी, क्योंकि ये सीजन मई महीने को क्लोज होगी। और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 85 लाख टन का है, तो टोटल उपलब्धि जो है 425 लाख टन की है, जिसमें से हमें 65 लाख टन 1 अक्टूबर को डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए मिनिमम होना चाहिए हमारे पास। ये हमारी सोच है। तो हमारे पास कंजप्शन के लिए 360 लाख टन चीनी है, जिसमें से 280 ये जो फिगर है ये डोमेस्टिक कंजप्शन का रहता है। तो भी हमारे पास 80 से 85 लाख टन एक्सपोर्ट के ये विंडो खुली है। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती होगी कि ये इसमें से कितने, यानी आज की तारीख में कोई 72-73 लाख टन के सौदे हुए, अभी भी 12 लाख टन जाने देना चाहिए। पर हाँ, ये कब हो जावे, कब हो, तो उसके हिसाब से कोई क्वांटिटेटिव के हिसाब से अगर रिस्ट्रिक्शन रहे तो ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस के लिए अभी भी और 1 महीना रहे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा है कि हमें ये देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 60 से 65 लाख टन 1 अक्टूबर को रहना चाहिए। ओके सर, लेकिन जिस तरह के अभी मौजूदा हालात है, अभी पिछले कुछ हफ्ते में देखिए तो तेजी वापस से शुगर में दिख भी रही है इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसे माहौल में क्या एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाना सही फैसला आपको लग रहा है? देखिए, मार्केट तेजी मंदी अपनी जगह पे रहती है। ये एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन डालना और उसको बैंड करना ये वाजिबी है, क्योंकि जब अगर हमारे पास 60 या 65 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक ना रहे, तो हमारी नई शुगर जो है वो अक्टूबर सीजन के एंड में दिवाली है, तो कटर्स लोग जो फील्ड पे आते हैं वो नवंबर फर्स्ट वीक में आएंगे। नवंबर 15-20 तारीख को 22-23 की सीजन की चीनी उपलब्ध होगी। और ऐसे समय पे अगर 3 महीने का स्टॉक अगर 1 अक्टूबर को नहीं हो तो कभी गलत भाव हो सकते हैं, तो वो ना होए और उस समय ये कोई चीनी के दाम बढ़ गए या कुछ पैनिक हो गया, ऐसा न हो। उसके लिए ठीक है कि 60 या 65 लाख टन 1 अक्टूबर को क्लोजिंग स्टॉक होना जरूरी है। इसको हालात जो करंट तेजी या उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को रिक्वायरमेंट है ही इतनी। और काफी अच्छा ये गवर्नमेंट की 2-3 साल से मदद रही है कि जिसकी ये काफी साल के बाद हम ऐसे स्टेज पे आ रहे हैं कि जहां पे रिजनेबल 60-65 लाख टन का ही ओपनिंग स्टॉक हो, तो इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, सबके लिए। यानी इट इज गुड फॉर कंज्यूमर, फार्मर, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, सबके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। विटलानी साहब, एक और सवाल। ब्राजील ने भी इस तरह के स्टेप्स उठाए थे कि ये जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं, जिस तरह से रूस यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है उसका यहाँ पर सीधा असर दिख रहा है। उससे एथनॉल को लेकर डाइवर्जन बढ़ गया है, कई देश ऐसा कर रहे हैं, ब्राजील में भी ऐसे ही हो रही है, और बाकी भी जहाँ से भी और बायोफ्यूल के लिए कोशिश हो रही कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए ब्लेंडिंग को लेकर। क्या इस वजह से तो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की नई कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान कोई ब्राजील जैसी कैपेसिटी, अभी तक इथेनॉल की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी हुई नहीं है। ये साल में तो हम लोग 3 मिलियन टन ही डाइवर्जन है इथेनॉल के लिए हो सकता है, 3 या 3.2 का। अगले साल की सीजन जो है 2022-23 में 5 मिलियन टन की होगी। तब कितना करना अवेलेबल है, कितनी पॉसिबिलिटी है, वो सब देखते हुए काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। हाँ, ब्राजील का प्रोडक्शन को लेकर यूपी के जो आंकड़े आ रहे हैं अब तक के उत्पादन को लेकर, वो काफी
चिंताजनक, क्योंकि 10% से ज़्यादा कम उत्पादन पिछले साल से अब तक दिख रहा है। क्या लग रहा है, क्या इसकी भरपाई महाराष्ट्र या बाकी राज्यों से हो पाएगी? सर, पॉलिसी मैटर जो रहती है वो कंट्री बेस पे रहती है। महाराष्ट्र ने इतना ज्यादा बनाया और यूपी ने कम बनाया तो बास्केट तो इंडिया की ही है। तो ये अगर एक स्टेट ने कम बनाया, एक स्टेट ने ज्यादा बनाया, टोटल इंडिया की उपलब्धि क्या है इसके पर से पॉलिसी चाह रहा बन हूं जाती है। कि जो कम उधर उत्पादन कम हो जाएगा तो इस पर क्या महाराष्ट्र लीड कर सकता है और यहाँ के उत्पादन से वो भरपाई हो जाएगी? ओवरऑल ही मैं कंट्री की बात कर रहा हूं सर। हाँ, ओवरऑल कंट्री में ऐसा है कि महाराष्ट्र का बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है और बम्पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बैलेंस शीट काफी रीजनेबल बैलेंस शीट हो रही है। और महाराष्ट्र जो है वो अभी फिलहाल अपने नजदीक के स्टेट को प्रोवाइड कर रही है, इवन साउथ तक प्रोवाइड कर रही है चीनी। और यूपी की चीनी जो है वो नॉर्थ बेस्ड या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनको प्रोवाइड कर रही है। तो हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकली भी काफी अच्छी तरह से पोजीशन है। आई थिंक उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया विठलानी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और शुगर मार्केट की पूरी एनालिसिस समझाई कि कैसे स्थिति क्या है डोमेस्टिक लेवल पे, लेकिन सरकार एक सावधानी के तौर पर इस पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है ताकि आगे चलकर, क्योंकि कई कमोडिटी में हाथ सरकार के जल चुके हैं, ऐसे में पहले से ही तैयारी के तौर पे हो सकता है ऐसे सरकार फैसले कर ले। लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन हो या प्रोडक्शन को लेकर कोई ऐसी चिंताजनक या शॉर्टेज की स्थिति अब तक नहीं दिख रही है। चलिए वापस से वायदा बाजार की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कल शाम के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही थी। केडिया जी हमारे साथ हैं, अमित सजेजा हैं और साथ ही हमारे साथ आगे भार्गव वैद्य साहब भी होंगे। केडिया जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? कल शाम तेजी दिखी, आज सुस्ती दिख रही है, फिर से क्या इंट्राडे में लग रहा है एक्शन शाम तक फिर से बढ़ेगा? नमस्कार शुरू जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर सिनेरियो है वो पॉजिटिव है। फेड की मीट से पहले हमने अच्छी खासी करेक्शन गोल्ड में आते हुए देखा, जहां पे हमने $1900 के लेवल के नीचे भी जाते हुए देखा था। बट कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट, जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस ढंग से बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को आगे भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है 1970 का इमीडिएट टारगेट, या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इमीडिएटली 52,250 तक का लेवल लग रहा है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक खत्म नहीं होता है तो वॉर प्रीमियम जरूर खत्म हुआ है जो हमने पिछले हफ्तों में बड़ी गिरावट देखी है। बट मुझे लगता है कि ये एक नई तेजी की आगाज गोल्ड और सिल्वर में हो रही है। तो बिल्कुल आज के लिए 51,800 के करीब गोल्ड को लेके चलिए। 51,500 का स्टॉप लॉस रखिए। 52,200 से 250 का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। 250 तक के टारगेट के लिए आप इसे खरीद कर जा सकते हैं। 51,800 जो करंट लेवल है उसे 150 रुपए नीचे खरीद सकते हैं। अमित जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर आज के लिए? जी देखिए, मैं भी सिमिलर व्यू शेयर करना चाहूंगा। देखिए, रशिया और यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो टेंशन्स है, उसके अलावा कल हमने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी जो है टेंशन्स देखी है। जो नॉर्थ कोरिया ने ICBMs टेस्ट किए, उसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी कल मिसाइल लॉन्च की है। तो ये जो एक माहौल है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्ट है। और कल शाम का जो ट्रिगर था, कहीं ना कहीं इसी चीज ने प्रोवाइड किया था। सेकेंडली, डॉलर इंडेक्स में एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखा है, जो भी शॉर्ट टर्म में गोल्ड को सपोर्ट कर पाएगा। तो मेरा भी सिमिलर व्यू है। 51,800 पे बाय किया जा सकता है गोल्ड, और 52,200 का एक स्टॉप लिया ट्रेड के लिए 51,600 नीचे के स्टॉप लेके चला जा सकता है। चलिए भार्गव वैद्य साहब भी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें। वैद्य साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, जिस तरह के संकट ग्लोबली हम देख रहे हैं, ऐसे संकट में आपको लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी स्टीम बची हुई है, यहाँ से अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं और खरीदारी करना चाहिए करंट लेवल के आसपास जो 52,000 के नीचे का भाव है? भार्गव वैद्य साहब, क्या 52,000 के नीचे सोना खरीदें? शायद लाइन में कोई दिक्कत है, वापस से उनको जोड़ेंगे। केडिया साहब, उससे पहले चांदी पर आपका व्यू, 69,000 के आसपास का भाव है, क्या लग रहा है आज 70,000 पहुंचेगी चांदी? बिल्कुल, जिस ढंग से हमने रिबाउंड आते हुए देखा और प्राइजेस $26 के ऊपर इस वक्त मेंटेन कर रही है, तो चार्टिकली भी काफी अच्छा साउंड रिबाउंड हमने प्राइजेस के अंदर आते हुए देखा है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर नो डाउट हमने 70,000 का काफी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनते हुए देखा है। बट आई थिंक चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा है, जिस ढंग से
बेस मेटल में भी तेजी आई हुई है, ये भी सपोर्ट करेगा। तो आज पूरे दिन के लिए मुझे लगता है कि जस्ट वेट फॉर 69,500 लेवल, अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो 70,800 का जो रिसेंट अपन ने हाई देखा था वहां तक का लेवल हम एक बार देख पाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज है। जी ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में कंटिन्यू गिरावट है, जो इस वक्त 76-44 के करीब ट्रेड कर रही है। या इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो 25, चांदी की बात करें तो 25-60 के करीब है। तो मुझे लगता है $26 तक का इमीडिएट टारगेट हम देख सकते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट में 70,800 से 71,000 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। 70,800 से 71,000 तक के भी टारगेट केडिया जी इमीडिएट टारगेट ही दे रहे हैं कुछ दिनों के लिए ही। चलिए, भार्गव बैल साहब वापस से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 52,000 के नीचे सोना खरीद लें? 52,000 के नीचे तो सोना खरीदना ही चाहिए, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा वॉर सिचुएशन कम होगी तो 51,000 के नीचे भी आएगा। तो 51,000 के नीचे वुड बी अ गुड बाय, और थोड़ा वेट जो कर सकते हैं उसे वेट करना चाहिए। सीधा सीधा और साफ शब्दों में आपने कहे कि 51,000 के नीचे खरीदना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। जो वेट कर सकते हैं वेट कर ले। चांदी 69,000 के आसपास है, 69,300 के आसपास। क्या यहाँ पर चांदी बाइंग है? हालांकि हमेशा आप सलाह देते हैं चांदी नहीं खरीदने के लिए, आज क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं चांदी नॉन प्रोफेशनल बायर्स के लिए वो कहता हूँ कि ना खरीदिए। चांदी में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों रखिए। जैसे मैं गोल्ड में थोड़ा करेक्शन मान रहा हूँ, ऐसे चांदी में भी मैं 1,000 रुपये का करेक्शन देख रहा हूँ। उसके बाद बाय कर लीजिए और हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। आप लेके भूल नहीं सकते चांदी, मेरा वो एक स्टेटमेंट रहता है। चांदी फास्ट प्रॉफिट के लिए सबसे अच्छी कमोडिटी है, मगर उसमें एक्टिव रहना चाहिए। विश्व मोहन जी का दर एक प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली सुनना पड़ेगा उसके लिए। ओके, यानी फास्ट प्रॉफिट के लिए और फास्ट लॉस के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। सर, लेकिन अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है, कई सारे ऐसे विकल्प भी मार्केट में मौजूद है चांदी में। अगर किसी का 1 से 2 साल का नजरिया है तो क्या लग रहा है, चांदी अच्छी तेजी यहाँ से दिखाएगी? मैं वेट करूंगा। ओके, सब नए सलाह के लिए वेट करेंगे। शुक्रिया भार्गव बैल साहब, आपने वक्त दिया हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में हालांकि आज एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है। कई सारी ऐसी खबरें, मिक्स्ड खबरें आ रही हैं जिस वजह से रेंज में है। केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर? किस खबर पर फोकस ज्यादा रखना चाहिए ट्रेडर्स को और उसका यहाँ पर ज्यादा असर देखा, आप क्या कहेंगे? देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आप समझिए कि जो 138 से 98 का फॉल भी हमने देखा था, दैट वाज ऑन द होप कि ईरान, वेनेजुला, यूएस यहाँ के प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे। बट लॉजिकली आप एक चीज समझिए कि बटन दबा के कोई प्रोडक्शन बढ़ते नहीं है, क्योंकि अभी भी वेनेजुला, ईरान, इराक की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की या टेक्नोलॉजी की बात करें, वो आउटडेटेड जैसी सिचुएशन में बनी हुई। पिछले 2-3 सालों में कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा हमने। तो आई थिंक ये मूव कंटिन्यू बनेगा और मे भी हम लोग नए हाईज भी अगले महीने 1.5 महीने में बनते हुए देखेंगे, क्योंकि कल भी हमने देखा कि रशिया हैज डिमांडेड फॉर रूबल, और रूबल नहीं तो गोल्ड की डिमांड की थी कि अगर आपको एनर्जी एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू रखना है तो ये चीज, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स ही है एज ऑफ नाउ। और आई थिंक कि ये प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फ्लक्चुएशन तो काफी ज्यादा है, बट आई थिंक 8450 तक का लेवल मिलता है बिल्कुल इंटरडे के हिसाब से, तो 8650 के टारगेट के लिया जा सकता है। बट आप पकड़ के चलिए 8,000 से लेकर 9,800 ये एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ रहेगा क्रूड के लिए अगले 1 महीने के लिए, और ट्रेंड कंटिन्यू पॉजिटिव रहेगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ही ट्रेड कीजिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं और आपको 8450 के लेवल पे बाइंग की भी सलाह दे रहे हैं। अमित जी, ट्रेडर्स को आप क्रूड में क्या करने की सलाह दे रहे हैं आज? जी देखिए, इंसिडेंटली मेरे भी काफ़ी सिमिलर लेवल ही हैं। मैं 8,450 के करीब ही बाय देना चाहूँगा। रिसेंट लो जो थे वो 8,330 के थे, तो उसके नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। और अपसाइड में 8,680 तक का एक इमीडिएट टारगेट लिया जा सकता है। और पोजिशनल बेसिस पे मेरा मानना है कि 8,850 के ऊपर अगर सस्टेन ट्रेड होने लगे तो ये जो रैली है वो 9,200 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, और नेचुरल गैस पर अमित जी क्या राय है आपकी? देखिए, नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि एटलीस्ट टेक्निकली हम देखें तो जो डोमेस्टिक M6 नेचुरल गैस है वहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है 400 के करीब। आज अगर वीकली क्लोज आ जाता है तो ये पॉसिबल है कि हम 435 से 440 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो मेरा मानना है कि 400 के करीब मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। इमीडिएट तौर पर 425 और उसके बाद 435 के टारगेट लिए जा सकते हैं। केडिया जी, आप अपने क्लाइंट को आज मेटल में कहाँ ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? कोई एक काउंटर बताइए।
देखिए मेटल के अंदर तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे को दिखाई दे रही है, चाहे हम जिंक की बात करें चाहे एल्यूमिनियम की बात करें। बट कॉपर पे अगर हम ध्यान दें तो कॉपर में मुझे लगता है एक साउंड रिकवरी दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ नो डाउट कॉपर के भाव में अभी 824 है, या तो करंट मार्केट से भी लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर में मुझे लगता है 832 तक के लेवल देख पाएंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर इज अ लीडिंग इंडिकेटर फॉर ऑल बेस मेटल। तो कॉपर भी ले सकते हैं, जिंक भी है और एल्यूमिनियम, ये तीन कमोडिटी मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मिंग रहेगा। और खास करके अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो ड्वेलिंग स्टॉक्स है। हमने पहले भी देखा था कि पावर आउटेजेस की वजह से आउटपुट में कमी थी। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, तो सबसे ज्यादा बुलिश अगर हफ्ते 15 दिन की बात करें तो मुझे लगता है 310 तक का भी लेवल एल्यूमिनियम में देखने मिल जाएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। हमारे साथ अमित खरे साहब भी हैं, जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट है। अमित जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वार की। सबसे ज़्यादा एक्टिव भी आज वही दिख रहा है, ग्वार सीड और ग्वार गम। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या कॉल दे रहे हैं आज आप? जी विश्वान जी, थैंक यू। मेरे को लगता है जैसे मैं अभी करंट में चार्ट देख पा रहा हूँ तो ग्वार सीड और ग्वार गम में दोनों में एक टेक्निकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक पैटर्न बन रहा है जो कि लगभग ब्रेकआउट के आसपास ही खड़ा है। और अभी जैसे ग्वारगम की बात करूं तो ग्वारगम ने अभी आज ही लगभग पिछले 4 से 5 दिन का हाई जो 410 के आसपास का था, 11410, वो ब्रेक किया है। तो मेरे को लगता है ट्रेडर्स को फ्रेश एंट्री जो है अभी मौजूदा भाव 11400 के आसपास ग्वारगम में करनी चाहिए। और मेरे को लगता है 2 से 3 दिन में ग्वारगम 11900 और 12000 के आसपास टेस्ट कर सकता है और ट्रेडर्स को उसमें 11100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, ग्वार सीड के लिए जी, ग्वार सीड के लिए 6150 के आसपास इसमें एंट्री करनी चाहिए। ऊपर में टारगेट रहेगा 6320 का, और 6320 के ऊपर निकलता है तो इसमें पोजीशनल टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि 6700 से 6800 तक रहेंगे। नीचे में ट्रेडर्स को 6020 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ओके, अजय जी, ग्वारगम में आपका व्यू क्या होगा? आपसे ग्वार सीड नहीं, ग्वारगम पे कॉल लेना चाह रहे हैं। देखिए गवार सीड भी मुझे अच्छी तेजी लग रही है। पहले मैं काफी बैरिश था इसमें और 5600 का लेवल भी देखा। तो गवार सीड में वैसे ही गवार गम है, मुझे लगता है गवार गम के अंदर भी एक अच्छी तेजी की तैयारी कर रहा है जो करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 11650 का है, बट मुझे लगता है कि पूरे एग्री पैक के अंदर 2022 के अंदर अगर लॉन्ग टर्म का थोड़ा व्यू लेके करे तो गवार सीड और गवार गम पे ध्यान रखिए। जहाँ पे गवार सीड में तो मैं 8000 तक का लेवल पकड़ के चल रहा हूँ और गवार गम भी थोड़ा मोमेंटम हम देख रहे हैं कि बिल्टअप होने में टाइम ले रहा है। बट अगर ये समझो 11800 12000 के ऊपर निकलता है तो करीबन 14500 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलिए गवार सीड गवार गम में, यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। मसालों की अब बात कर लेते हैं, जहां पर टीएमसी कल शाम से लगातार एक्टिव हो गया है। आज भी हालांकि 0.25% के आसपास की तेजी फिलहाल दिख रही है अप्रैल के काउंटर में। अमित जी, क्या लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है मसालों में आज? तो अभी पहला नंबर मैं टीएमसी को ही दूंगा, बट टीएमसी जो है कि अभी काफी दिनों से थोड़ा वीक चल रहा था बाकी दोनों तीनों मसालों के कंपैरिजन में। तो फ्रेश एंट्री अप्रैल वाइडर में 9020 के ऊपर बोलूंगा कि 9020 के ऊपर अगर ये टीएमसी निकलता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा 9420 का और ट्रेडर्स को इसमें 8800 के नीचे का एसएल मेंटेन करना चाहिए। जीरे में मैं थोड़ा सा डिप्स पे बोलूंगा कि अगर 21100 के आसपास अप्रैल वाइडर जीरा मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए, जिसके लिए टारगेट रहेंगे अपने 22000 के आसपास का और 20700 के नीचे का एसएल रहेगा। सेम अगर धनिया की मैं बात करूं तो धनिया 10950 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर अप्रैल वाइडर में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट रहेगा 11250 का और 10700 के नीचे का इसमें एक एसएल मेंटेन करेंगे। 11300 के ऊपर अगर धनिया निकलता है तो इसमें फिर आगे लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि 12000 रुपए तक भी हो सकता है। जी ओके, यानी ये 3 कॉल अमित जी की तरफ से स्पाइसेस में भी। चलिए बात कर लेते हैं कॉटन की। अमित सजेजा जी, आप कॉटन को लेकर आपका क्या आउटलुक है? कल की सुस्ती के बाद वापस से आज खरीदारी यहाँ पर दिख रही है, क्या सलाह देंगे? जी, मेरा मानना है कि जो ओवरऑल तेजी का रुख है वो जारी रहे और एक तरह से 42000 तक का पोजिशनल टारगेट जो है मुझे दिखाई देता है अगले 2 हफ्तों में आते हुए। तो मेरा मानना है कि अभी भी मार्केट पे भी खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएट तौर पे अगर आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप रखना चाहें तो 40200 का रखा जा सकता है और अपसाइड में लगभग इमीडिएट 41450 और फिर 42200 के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, यानी 42,200 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन 40,200 का
क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर जा सकते हैं। केडिया जी, कॉटन केक पर आपकी राय? आज यहाँ पे तेजी है, 3300 के आसपास भाव चला गया है, क्या करना चाहिए अब कॉटन केक में? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा काफी ज्यादा पेसिमिज्म बना था फरवरी महीने में, जैसा उम्मीद था कि रेंज में रहेगा। मुझे लगता है मार्केट अब स्लोली एंड स्टडीली काफी स्ट्रांग मूव दिखाने के लिए तैयार है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है करंट मार्केट से लेके चलिए, 3150 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट जो प्रीवियस हाई था वही हम लेंगे 34,040-50 का, बट मुझे लगता है कि ये 3650 तक का भी लेवल दिखा दे। इंट्राडे लिहाज से मैं थोड़ा सा लेके चलिए 3340-50 की टारगेट के लिए, बट थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलिए 20-25 दिन का, तो मुझे लगता है ये 3600 का भी लेवल तोड़ देगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेके काम कीजिए। ओके, यानी ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ से खरीदारी की ही सलाह है। 3260 के आसपास खरीदारी की सलाह है। 3350 नियर टर्म टारगेट है, 3600 भी आगे आपको दिख सकता है। शुक्रिया केडिया जी आपका, अमित सजेजा जी आपका, अमित खरे जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।